अमेरिका ने अभी जो कुछ भी वेनेजुएला के साथ किया है, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि अगर आप सुपर पावर हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अमेरिका अब पूरी दुनिया में एक तरीके से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। यानी कोई जिस देश को चाहे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिस देश को चाहे उस देश के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लेता है और जिस देश को चाहे उसे कब्जा कर लेता है। यानी कि अगर आपके पास सुपर पावर है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, अगर आपके पास मिलिट्री स्ट्रांग है, आपका इकोनॉमिक एक स्ट्रांग है, तो आप किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे सीरिया के केस में हुआ, किसी भी प्रेसिडेंट को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, जैसे अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ हुआ है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में यूएन बना था, यूनाइटेड नेशन, ताकि किसी भी देश के साथ कोई अन्य देश यानी कि किसी भी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश के साथ कोई अन्याय नहीं कर सके। लेकिन जब इस तरीके की चीजें होती हैं, तब यूएन एक खामोश रहता है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यूएस ने अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन फैलाया कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है और इसकी वजह से वो उसे गिरफ्तार कर रहा है। यानी कि यूएस किसी भी देश के प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाकर उसे गिरफ्तार कर सकता है, अगर वो देश पावरफुल नहीं है, अगर उस देश के पास अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। और ये सिर्फ वेनेजुएला के साथ नहीं, बल्कि यूएस किसी के भी साथ कर सकता है। और उसका नज़ारा हमने हाल ही में 2024 में देखा था, जब ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही थी। उस समय भी यूएस ने ईरान पे बमबारी किया था, जबकि लड़ाई इजराइल के साथ था। इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में भी वो घुस आया था और वहाँ भी वो क्रेडिट लेना चाहता था कि मैं पूरी दुनिया में पीस ला रहा हूँ। यहाँ तक रसिया और यूक्रेन वॉर में भी यूएस शामिल था। लड़ाई करवाने वाला भी वही है और हथियार बेचने वाला वही है और शांति का प्रस्ताव वही देता है। लेकिन वेनेजुएला के साथ जो हुआ है वो कुछ नॉर्मल नहीं है। पूरी दुनिया इसे क्रिटिसाइज तो कर रही है, सारी दुनिया की कंट्री से क्रिटिसाइज तो कर रही है, लेकिन कोई आगे आकर बोल नहीं रहा। और ना ही यूएन से कोई आवाज आ रही है कि आखिर क्यों किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट किसी अन्य कंट्री के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर सकता है। आखिर कोई कंट्री किसी अन्य कंट्री पे, आखिर कोई बड़ी कंट्री, कोई पावरफुल कंट्री किसी छोटे कंट्री को कैसे दबा सकता है। अमेरिका सुपर पावर कंट्री है, लेकिन आज अमेरिका उस सुपर पावर का इस्तेमाल कुछ ऐसे तरीके से कर रहा है, उसको एक ऐसे अल्टीमेट जगह पे लेके गया है जहां वो छोटे कंट्री को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे बर्बाद कर सकता है या उसे कब्जा कर सकता है। यानी कि यूएस के आसपास अगर कोई ऐसी कंट्री निकले जिसके पास कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स हो जो यूएस को चाहिए, तो वो उस देश को कभी भी तबाह कर सकता है, कभी भी बर्बाद कर सकता है और उसे कभी भी कब्जा कर सकता है, जैसा कि अभी वेनेजुएला के साथ हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ क्यों और वेनेजुएला के पास ऐसा क्या है जो यूएस को चाहिए और जिसके लिए यूएस ने इतना बड़ा गेम प्लान किया। और इसके लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा 19वीं सेंचुरी में, जब वेनेजुएला एक एग्रीकल्चर कंट्री था जहां लोग कॉफी, कोको और फार्मिंग पे डिपेंड था। यानी कि यहाँ के लोग खेती करके एग्रीकल्चर के द्वारा जिंदा रहते थे, अपनी जिंदगी चलाते थे। वहाँ के लोग एग्रीकल्चर के साथ अपनी सिंपल जिंदगी जीते थे। न वहाँ कोई सुपर पावर था और न ही कोई वर्ल्ड पॉलिटिक्स था। लेकिन 1922 में वेनेजुएला का वो सिंपलिसिटी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था वो टोटली बदल गया। और 1922 में वेनेजुएला की जो डेस्टिनी बदली वो था वाइल्ड रिसोर्स का डिस्कवर होना। 1922 में वेनेजुएला के मराइको बेसिन में वाइल्ड रिजर्व ढूंढा गया और यहीं से वेनेजुएला की तकदीर, यहीं से वेनेजुएला की किस्मत चेंज हो गई और वेनेजुएला जो सिंपल जिंदगी जीता था वो अचानक से बदल गया। और इसी टाइम पे यानी कि 1922 में जब वाइल्ड रिजर्व डिस्कवर हुआ वेनेजुएला में, उसके बाद ही यूएस की कंपनी की एंट्री होती है वेनेजुएला में
और वेनेजुएला एक सिंपल जिंदगी जीने से सीधा ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाता है और वहाँ पे सुपर पावर कंट्री की कंपनियों की एंट्री हो जाती है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से उन सारी रिसोर्सों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है जो आने वाले समय में ट्रेड के ऊपर अपना ज़्यादा दबदबा रख सके। यानी कि जिस चीज़ की ट्रेड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है उसका जो मैक्सिमम रिसोर्स है वो यूएस अपने पास रखना चाहता है। और यही कारण है कि शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री है, जितने भी मिडिल ईस्ट जो तेल निकालती है, जो ऑयल निकालती है, उन सारे कंट्रियों के साथ यूएस का टाई अप है, जहाँ पे यूएस अपनी टेक्नोलॉजी देता है, अपना पैसा देता है और उस जगह से जो ऑयल निकलता है, जो नेचुरल रिसोर्स निकलता है, उसे यूएस कंट्रोल करता है और वही पूरी दुनिया में प्राइस को कंट्रोल करता है। और इसीलिए जब वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व निकला तो वहाँ भी यूएस की एंट्री हो गई। वेनेजुएला में ऑयल रिसोर्स निकलने के बाद वेनेजुएला 1950 से लेकर 1980 तक लैटिन अमेरिका की सबसे रिचेस्ट कंट्री में से एक था। 1950 से लेकर 1980 के बीच वेनेजुएला के पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा था। जहाँ के लोगों के पास जो पर कैपिटा इनकम था वो किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज़्यादा था। कई मायनों में वेनेजुएला उस टाइम पे किसी भी यूरोपियन कंट्री से भी ज़्यादा रिच था और उस टाइम पे वेनेजुएला का जो करेंसी था वो डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब सवाल उठता है कि जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ का पर कैपिटा इनकम और जहाँ का इकोनॉमिक्स इतना स्ट्रॉन्ग था वो अचानक कोलैप्स कैसे कर गया, वहाँ पे जो महंगाई है वो इतना कैसे बढ़ गया। और ये सब हुआ 1976 में, जब वेनेजुएला में एक नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आया और उसने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया और उसने बनाया PDVSA, गवर्नमेंट ऑयल कंपनी। वेनेजुएला की गवर्नमेंट का ये डिसीजन शुरुआत में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एक्चुअली में वेनेजुएला की जो प्रॉब्लम है यही चीज़ शुरू होता है। जब वेनेजुएला ने ऑयल को नेशनलाइज किया तो उसने अमेरिकन कंपनी को वहाँ से भगा दिया, यानी कि वहाँ की अमेरिकन कंपनी जो भी वहाँ पे ऑयल निकालता था उसको वहाँ से निकाल कर बाहर कर दिया। और इसके बाद यह प्रॉब्लम तेजी से वेनेजुएला के ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। अब सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला जो दुनिया के रिचेस्ट कंट्री में से एक था, उसका इकोनॉमी कैसे कोलैप्स हो गया, वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों हो गई और आखिर क्यों अमेरिका उसे अपने साथ रखना चाहता है या फिर वेनेजुएला पे कब्जा करना चाहता है। अमेरिका का वेनेजुएला में इंटरेस्ट होना या फिर चाइना का वेनेजुएला में इंटरेस्ट होना, उसका एक ही कारण है और वो है वेनेजुएला में मिलने वाला ऑयल रिसोर्स। क्योंकि वेनेजुएला में जो ऑयल रिसोर्स मिला है वो 303 बिलियन बैरल ऑयल है, जो कि ईरान, यूएई और रसिया तीनों कंट्री को मिलाकर जितना ऑयल रिसोर्स है उतना ऑयल रिसोर्स सिर्फ वेनेजुएला में है। और यही कारण है कि यूएस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वेनेजुएला में है और वो पहले अपनी कंपनी बेचकर 1922 में जो यूएस की कंपनियां हैं वो वेनेजुएला में ऑयल निकालती थी, लेकिन उसको हटाए जाने के बाद जो यूएस बौखलाया था उसके परिणाम स्वरूप ही जो वेनेजुएला है उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया और वहाँ पे महंगाई इतनी तेज हो गई। अब सवाल ये है कि 303 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व होने के बाद भी वेनेजुएला का इकोनॉमी कोलैप्स क्यों है, वेनेजुएला के लोग भूखे क्यों हैं और वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है। इन सब की शुरुआत हुई थी 1999 में, जब वेनेजुएला में नई सरकार आई थी, हुगो चावेज। ये सरकार देश में सोशलिज्म का मॉडल लेके आया और यही मॉडल वेनेजुएला को डिस्ट्रॉय करने का सबसे बड़ा काम किया। क्योंकि वेनेजुएला में ऑयल रिसोर्स बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे और उससे बहुत ज़्यादा पैसा आता था वेनेजुएला में। और उसी की वजह से ये जो सोशलिज्म वाला मॉडल था उसके तहत वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को फ्री में सब कुछ देने लगा, यानी कि वहाँ पे फ्री का स्कीम शुरू हुआ। सोशलिज्म मॉडल के तहत वहाँ की सरकार ने फ्री फूड, फ्री फ्यूल और फ्री एवरीथिंग कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को काम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ।
1999 में जो सोशलिज्म का फ्री मॉडल शुरू किया गया था, वही फ्री मॉडल आगे चलकर वेनेजुएला को डिस्ट्रॉय करने वाला था, क्योंकि लोगों को जब सब कुछ फ्री में मिल रहा था तो वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे। वेनेजुएला पूरी तरीके से वायद पे डिपेंड हो गया। इसके अलावा वेनेजुएला ने ना तो एग्रीकल्चर पे काम किया और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनी डेवलप करने में काम किया, और यही कारण था कि यही डिपेंडेंसी उसके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था, क्योंकि लोगों के पास ना तो सेविंग है और ना ही कोई और साधन पैसे कमाने का। सिर्फ और सिर्फ ऑयल पे पूरी कंट्री डिपेंड था, और हुआ भी वैसा ही। 2014 में पूरी दुनिया में ऑयल का प्राइस गिरा, और ऑयल का प्राइस गिरते ही वेनेजुएला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेनेजुएला का जो इकोनॉमी है, वो कोलैप्स कर गया। 2013 में चावेज की डेथ हो गई और सत्ता में आया निकोलस, और इस नई सरकार ने एक नया सॉल्यूशन लेके आया, मोर मनी प्रिंटिंग। और इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा छापना शुरू किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ पे महंगाई अपनी चरम पे था। जो करेंसी थी वहाँ की वो कोलैप्स हो गया और 80% जीडीपी डिस्ट्रॉय हो गया। महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि लोग ट्रॉली में पैसे लेके भी जाते थे तो सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा खरीद पाते थे। अमेरिका का हमेशा से ही वेनेजुएला में इंटरेस्ट था, और वो इंटरेस्ट ऑयल रिजर्व की वजह से था। लेकिन ये इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया जब चाइना की एंट्री वेनेजुएला में हुआ। चाइना लगभग $60+ बिलियन वेनेजुएला को लोन दिया था, ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके और अपनी देश को इकोनॉमी को सुधार सके, ताकि आगे चलकर चाइना उसी लोन के बेसिस पे उस ऑयल रिसोर्स को ले सके जिसके लिए उसने इतना सारा पैसा खर्च किया है। लेकिन यूएस को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई एशियन कंट्री उसके बैकयार्ड में आकर वेनेजुएला से ऑयल रिसोर्स छीन ले, और इसीलिए ये इंटरेस्ट और ज़्यादा तेज हो गया जब चाइना का एंट्री वेनेजुएला में हुआ। और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने वेनेजुएला के अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर एक जाल बिछाया, और उसने जो वहाँ की करेंट गवर्नमेंट थी उसको डिक्टेटर बताया, और वहाँ पे होने वाली जो इलेक्शन है उसको वो इलेक्शन फेयर नहीं है ऐसा इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट किया। इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ के करंट गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाया कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, और उसी के बेसिस पे उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसे गिरफ्तार करके यूएस ले जाया गया। अमेरिका हमेशा से ऐसा करना चाह रहा था, और इसीलिए तो जब अमेरिका की कंपनियों को वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है वो जब बाहर निकाल देता है, उसके बाद अमेरिका वेनेजुएला पे मल्टीपल टाइम सैंक्शन लगा देता है, उसके ऑयल रिजर्व को, उसके एसेट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ही वेनेजुएला का जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाता है, करेंसी कोलैप्स हो जाता है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई आ जाती है। और साथ ही वेनेजुएला और डिस्ट्रॉय हो जाता है 2014 में, जब ऑयल का रेट कम हो जाता है। यानी कि वेनेजुएला कुछ बेच तो पा नहीं रहता है सैंक्शन की वजह से, और साथ ही जो बेच भी पा रहा था वो ऑयल का रेट कम होने से खत्म हो रहा था। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की सरकार को गिराना और वहाँ पे अपने सपोर्ट वाले सरकार को लाने का मुख्य कारण है, अमेरिका को वेनेजुएला का जो ऑयल रिसोर्स है वो चाहिए, क्योंकि वेनेजुएला में इतना बड़ा ऑयल रिसोर्स है कि जब किसी टाइम पीरियड पे जब मिडल ईस्ट के सारे ऑयल रिसोर्स खत्म हो रहा होगा तब भी यहाँ का ऑयल रिसोर्स बना रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में डॉलर की मेन बादशाहित ऑयल की ज़रूरत की वजह से है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो ऑयल होता है, और ऑयल के ट्रेड के लिए हर एक कंट्री को डॉलर चाहिए, और ये डॉलर तभी वो ले पा रहा है जब ऑयल के जितने भी रिसोर्स है वो यूएस के हाथ में, यूएस उसे कंट्रोल करता है। मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री है और जितना भी ऑयल रिसोर्स है उसका मैक्सिमम ऑयल रिसोर्स यूएस द्वारा ऑपरेट होता है, और वही तय करता है कि ये ऑयल डॉलर में सील होगा या फिर किसी अन्य करेंसी में। यानी कि अगर किसी कंट्री के पास आज के डेट में ऑयल रिजर्व पे कंट्रोल होगा, वो जो वर्ल्ड करेंसी है उसको चेंज कर सकता है। और इसीलिए यूएस वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्स आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए अपने कंट्रोल में रखना चाहता है।
क्योंकि यूएस उस वाल रिसोर्स से अगले 100 साल तक मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। क्योंकि अगर ये रिसोर्स चाइना का हाथ लग गया तो आने वाले समय में हो सकता है जो ऑयल हो उसका डील, उसका ट्रेड डॉलर में नहीं बल्कि यान में हो, और यूएस ये नहीं चाहता। और इसीलिए जो आज यूएस ने किया है वो एक बौखलाहट भी है कि कैसे चाइना यूएस के यार्ड में आकर वहाँ वेनेजुएला से डील कर पाया और वहाँ के ऑयल रिसोर्स को लेने की कोशिश की। इसीलिए यूएस ने वहाँ के प्रेसिडेंट पे गंभीर आरोप लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि आज की डेट में भी पूरी दुनिया एनर्जी के लिए ऑयल पर डिपेंड है और ऑयल इक्वल टू पावर, और वेनेजुएला वो पावरफुल हाउस है। लेकिन अभी जो कुछ भी है उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर आई है, जिसमें पहला है कि यूएस चाहे जिस भी कंट्री को चाहे डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसके लिए यूएन हो या ना हो इसका कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा, यूएस किसी भी ऐसी कंट्री को कभी नहीं छोड़ेगा जिसके पास कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स है और जो यूएस को चाहिए। और ये यूएस ने आज पहली बार नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी कंट्री को यूएस ने डिस्ट्रॉय किया है सिर्फ अपने मकसद के लिए। और वेनेजुएला के साथ यूएस ऐसा कर पाया क्योंकि वहाँ का अपोजिशन प्रो यूएस अपोजिशन है, यानी कि अमेरिका किसी न किसी तरीके से अगर किसी देश को डिस्ट्रॉय करना चाहे तो कर सकता है, चाहे इंफॉर्मेशन से हो, मिलिट्री वॉर से हो, या फिर इस तरीके से अपोजिशन को अपने साथ मिलाकर हो। लेकिन एक और चीज़ है जो पूरी दुनिया को वेनेजुएला से सीख ले लेनी चाहिए, और वो ये है कि आप चाहे कितना भी अमीर कंट्री क्यों न हो, आपके पास कितना भी ऑयल रिजर्व क्यों न हो, आपको कभी भी किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कभी भी किसी भी कंट्री में फ्री का स्कीम इतना नहीं चलाना चाहिए कि वहाँ के लोग अपना काम करना ही छोड़ दे। वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने यही गलती करी, वहाँ पे सब कुछ फ्री कर दिया और सिर्फ ऑयल पे डिपेंड रहा, ना तो एग्रीकल्चर को ग्रो किया और ना ही कोई और कंपनी बना पाया। और यही कारण है कि वेनेजुएला का इकोनॉमी बर्बाद होने में, वेनेजुएला का करेंसी कोलैप्स होने में और वहाँ पे महंगाई बढ़ने का कारण बना। क्योंकि अगर आप किसी एक चीज़ पे डिपेंड होंगे तो आपका हाल भी वैसा ही होगा जैसा वेनेजुएला का होगा। वेनेजुएला का कोलैप्स सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ओवर डिपेंडेंसी, करप्शन, बैड गवर्नमेंट और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। और वेनेजुएला हमें सिखाता है कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड होना काफ़ी नहीं है। आज जो यूएस की मनमानी वेनेजुएला के साथ हुआ है वो कल किसी और कंट्री के साथ हो सकता है। सारी कंट्रियाँ इसको कंडम तो कर रही है, लेकिन कोई भी आगे आकर इस पर प्रॉपर नहीं बोल पा रहा। आज के टाइम में यूएस सिर्फ उन्हीं कंट्री से थोड़ा बहुत डरती है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर ना हो तो उसके साथ वही कर सकता है वो जो अभी वेनेजुएला के साथ किया है। आपको क्या लगता है?